लेक्चर सीरीज के इसी क्रम में हम आज के लेक्चर में महाराणा उदय सिंह जी की राजधानियों के ऊपर और राजधानियों को बनाने का पर्पस और चेंज करने के कारण और इन सब पर जो है मिस पूर्वा भाटिया को सुनेंगे, जो बेसिकली महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन में पिछले 6 सालों से कार्यरत है और लगातार इतिहास में जो शोध होते रहे हैं या रिसर्च होता रहा है उसमें सक्रिय भूमिका निभाती रही है। मास कम्युनिकेशन और इतिहास विषय में पारंगत मिस पूर्वा भाटिया आज इन्वोक ऑफ कैपिटल्स जो कि उदयपुर और गोगुंदा और कुछ हद तक चित्तौड़ को लेकर जो है बात करेंगी। तो मैं इनवाइट करती हूँ पूर्वा को। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप तो सब मुझे जानते ही हैं। थैंक यू स्वाति कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। हम शुरू करते हैं कैपिटल्स पे, जो कि महाराणा उदय सिंह जी ने बसाई थी। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको अपने व्यूज जो हैं वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो बैकग्राउंड लिया है, सबसे पहले ये मेवाड़ राज्य का नक्शा है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। महाराणा उदय सिंह के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने 2 कैपिटल्स बसाई, एक गोकुंदा और दूसरी उदयपुर। तो महाराणा उदय सिंह जी के कार्यकाल से पहले के एस्टेब्लिशमेंट से पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाराणा उदय सिंह के समय चित्तौड़ राजधानी हुआ करती थी, परंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चित्तौड़ जो हमारी कैपिटल रही है सिर्फ 300 सालों के लिए ही रही है। 1229 में ही इल्तुतमिश के अटैक के बाद में चित्तौड़गढ़ को कैपिटल चूज किया गया। उससे पहले नागदा, जो कि एकलिंगजी के पास है, कैपिटल थी। अब नागदा के साथ जो कुछ दिक्कतें थी उनमें से एक थी कि वो प्लेन सरफेस पे था और रास्ते में पड़ता था। इसीलिए महारावल समर सिंह ने चित्तौड़गढ़ में कैपिटल जमाने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये हाईली एलिवेटेड लैंड पे है। एक पुराना यहाँ पे सेटलमेंट था 3rd सेंचुरी से, और उसके बाद में इस एरिया को डेवलप किया गया, जिसे बाद में पूरा का पूरा महाराणा कुंभा ने डेवलप किया। यहाँ पे नई फोर्ट वॉल, नए महल, ऐसे सारा कुछ बनाया गया। पर महाराणा कुंभा के समय सिर्फ एक पर्वतीय दुर्ग होना बहुत माना जाता था, क्योंकि उस समय मॉडर्न आर्टिलरी नहीं आई थी। पर महाराणा कुंभा से महाराणा उदय सिंह के आने तक में एक बहुत बड़ा चेंज आया, तोपों का और गन पाउडर का। जैसे जैसे ये सारी चीजें, जो मॉडर्न आर्टिलरी है उस समय की, इंडिया में आने लगी, चित्तौड़ की जो इम्पोर्टेंस है, चित्तौड़ की जो स्ट्रेटेजी है, चित्तौड़ का जो डिफेंस है, वो वीक होने लग गया। क्योंकि इस पर्वतीय दुर्ग में पानी और रसद की तो अवेलेबिलिटी थी, लेकिन अगर इसे 6 महीने तक बंद कर दिया जाए और उस समय गर्मी का या सर्दी का समय हो और बारिश ना हो, तो इस दुर्ग का सारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती थी, क्योंकि पानी खत्म हो जाता था और इरिगेशन खत्म हो जाने की वजह से खाने का भी प्रबंध खत्म हो जाता था। तो अब हम चित्तौड़ की समस्याओं की तरफ जाते हैं। तो चित्तौड़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो रास्ते में पड़ता था। ट्रेड रूट में मालवा और गुजरात का जो ट्रेड रूट हमारे लिए था, जो दिल्ली से, यूपी से, कश्मीर से आता था, उसमें चित्तौड़ बीच में पड़ता था। तो
उसको कैप्चर करने के लिए सारे के सारे जो हिंदू किंगडम्स थे प्लस जो मुस्लिम किंगडम्स थे लगे रहते थे। कुंभा के समय भी नागौर, मालवा, इन दिल्ली सब तरह के अटैक्स हुए। सांगा के समय भी, महाराणा संग्राम सिंह के समय भी ये सारे अटैक्स हमने देखे। तो उदय सिंह जी के समय उन्होंने अपने बचपन में भी गुजरात के बहादुर शाह का जब अटैक देखा तो उन्हें ये काफी हद तक समझ आ गया था कि यहाँ पे पहली चीज तो कि डिफेंस इम्पॉसिबल है, दूसरी चीज मॉडर्न आर्टिलरी जब यहाँ आ जाती है, जब तोपें आएंगी, क्योंकि बाबर ने जब महाराणा संग्राम सिंह के समय तोपों का यूज किया तो उदय सिंह जी के ध्यान में था कि जो तोपें खानवा तक आ चुकी हैं वो चित्तौड़ तक आने में देर नहीं लगाएंगी। तो उस वजह से जो यहाँ का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो जो इसकी इंपॉर्टेंस कुंभा के समय थी वो महाराणा उदय सिंह के समय खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ का जो यूज फोर्ट वॉल है वो भी सिक्योरिटी वाइज इनफ नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतनी लंबी फोर्ट वॉल थी कि इसकी पूरी की सुरक्षा करना और इसको पूरी समय सुदृढ़ रखना पॉसिबल नहीं था। मेवाड़ में उदय सिंह जी के समय बहुत ही बुरी परिस्थिति थी, काफी अटैक्स हो चुके थे महाराणा संग्राम सिंह के टाइम पे। उसके बाद में बहादुर शाह का अटैक हुआ, साका हुआ, आर्मी और जो लॉजिस्टिक्स थी उसकी बहुत ज्यादा कमी थी और मॉडर्न आर्टिलरी बिल्कुल भी नहीं था। महाराणा उदय सिंह को तोपों के बारे में, गन पाउडर के बारे में सारी की सारी जानकारी थी, परंतु उसका उनके पास में यूज नहीं था, क्योंकि उस समय मेवाड़ की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इन सब चीजों को अपने आर्मी में रख सके। तो उन्होंने यह डिसीजन लिया कि क्यों ना चित्तौड़ में जो जहाँ पे ये सिचुएशन खड़ी है कि डिफेंस पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने नई कैपिटल बनाने का डिसीजन लिया। तो वो डिसीजन 1553 में लिया गया। चित्तौड़ को छोड़ने के जो कुछ कारण है उनमें से दो तो साके हैं, जैसे कि सब जानते हैं। एक रावल रतन सिंह के समय हुआ और एक महाराणा विक्रमादित्य के समय हुआ, जिसमें महाराणा उदय सिंह बहुत छोटे थे और उनकी मदर ने जौहर किया, जो कि बहादुर शाह ऑफ गुजरात का अटैक था, और बाबर ने भी खानवा में अटैक किया था। तो उस समय का भी उन्हें अंदाजा था, और क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अकबर का मूवमेंट तब तक शुरू हो चुका था, तो महाराणा उदय सिंह अकबर के मूवमेंट को देखते हुए भी ये समझ रहे थे कि आज नहीं तो कल चित्तौड़ पे तो अटैक होना ही होना है। तो ये महाराणा उदय सिंह की फार साइटेडनेस थी। फिर उसके बाद में गिरवा जो रीजन है, आयड़ भी मेवाड़ की कैपिटल रह चुकी है। एकलिंग जी में ऑब्वियसली एकलिंग नाथ जी का टेम्पल है और नागदा कैपिटल रह चुकी है। तो महाराणा को ये चीज का, गिरवा रीजन का, यहाँ की डिफेंस सिस्टम का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करने का प्लान किया। दूसरी चीज, नेचुरल डिफेंस जो चित्तौड़गढ़ में था उससे कहीं गुना ज्यादा उदयपुर में था। जो माउंटेन रेंजेस थे, एक बार जो चित्तौड़ दुर्ग में ऊपर चला जाए तो दुर्ग के अंदर कोई नेचुरल डिफेंस नहीं है, वहां पे एक छोटा सा कुंड है। उसके अलावा आपको अगर अपने आप को किसी वॉर में बचाना है तो या तो सरेंडर करना है या नीचे दुर्ग से उतरकर लड़ाई करनी है। तो जो नेचुरल डिफेंस जो कि उदयपुर की एरिया में प्रोवाइड होने वाला है वो चित्तौड़ में पॉसिबल नहीं था। इसी कारण से चित्तौड़ से उदयपुर कैपिटल शिफ्ट करने का महाराणा उदय सिंह जी ने फैसला लिया। इसके बाद में जब महाराणा उदय सिंह जी, आप सब जानते हैं कि जब महाराणा उदय सिंह जी अपने ग्रैंडसन के जन्म पे एकलिंग जी आए और फिर यहाँ शिकार करते हुए आए, उन्हें महर्षि प्रेमगिरी जी महाराज ने ब्लेसिंग दी और कहा कि आप अपनी कैपिटल यहाँ सेटल करिए, क्योंकि ये चित्तौड़ से बहुत बेटर जगह है। अब मैं थ्रू मैप आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। दरअसल एक सिटी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, ये हमारे कई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किस तरह से दुर्ग बनाए गए, किस तरह से टाउन प्लानिंग की गई। तो हमारे जो पुराना आर्किटेक्चरल आर्काइव्स है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे हिंदुस्तान में पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो डिफेंस सिस्टम माना गया है वो माना गया है एक बो एंड एरो की शेप में जो सिटी का डिफेंस सिस्टम होता है। मतलब कि एक
जो तीर कमान होता है उस तरह से। तो जो आप आज की परिस्थिति में देखेंगे तो जो पिछोला तालाब है और जो फतेह सागर का तालाब है, अगर हम उसे देखें तो वो जो एक धनुष होता है वो तो हमारी उदयपुर की सिटी के शेप में है, और जो तीर है आप इधर देख सकते हैं, जो सज्जनगढ़ वाली जो रूट जा रही है वो तीर के समान आपको नजर आ रही होगी, और जो धनुष के जो पीछे का जो रस्सी का पार्ट होता है जिससे हम खींचते हैं वो फतेह सागर और पिछोला लेक की तरह हम देख सकते हैं। ये दोनों पुराने तालाब थे, आज पुरानी छोटी छोटी पॉन्ड्स थे, आज हम इन्हें बड़े तालाबों की तरह देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे इंडिया में बहुत सारी सिटीज बनाई गई। इसका कारण ये है कि जो तीर कमान के शेप में जो सिटीज एस्टेब्लिश हुई हैं वो हमेशा डिफेंस सिस्टम वाइज सबसे बेस्ट फॉर्मेशन में रही हैं। महाराणा उदय सिंह जी ने भी इस चीज का ध्यान रखा, उन्होंने पिछोला को जो हम पैलेस बनाया उसके बैक साइड में रखा। जनरली अगर हमारे घर के आसपास लेक होगा तो हम सोचेंगे कि क्यों ना हम लेक फेसिंग हाउस बनाए, जो कि व्यू में बहुत सुंदर होता है, बट अल्टीमेटली महाराणा उदय सिंह ने इस लेक को एज एस्केप रूट यूज करने का प्लान बनाया। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल उदयपुर पे भी अटैक होने की संभावना है, तो जो हमारी उदयपुर की सिटी उन्होंने बसाई, इस तरह से बसाई कि जो पैलेस है, पैलेस के आसपास कभी भी अगर अटैक हो तो वहां पे ना तो कभी पानी की कमी आए, ना वहां पे रसद की कमी आए, और उसके अलावा अगर कभी भी इस सिचुएशन में यहाँ से छोड़कर जाना पड़े तो पानी के रास्ते भागना बहुत इजी होता है, एस्केप करना बहुत इजी होता है, दुश्मन को पता नहीं चलता। और ये जो स्ट्रेटजी है बाद में महाराणा राज सिंह जी ने यूज की जब औरंगजेब ने अटैक किया। तो महाराणा उदय सिंह जी का जो कॉन्सेप्ट था, जो सिटी प्लानिंग थी, वो उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो इतनी ज्यादा फार साइटेडनेस को रखते हुए बनाई, उन्होंने इतना दूरदर्शिता से बनाया कि आज भी उदयपुर इतना ब्यूटीफुल है। और डिफेंस वाइज 1553 से लेके 2021 तक भी आज हम देखें तो बेस्ट लोकेशन पर है। इतने सारे अटैक्स हुए, इतने सारे रूलर्स चेंज हुए, पर उदयपुर पे आकर किसी को कैप्चर करने का मौका नहीं मिला। अब हम एरिया का सिलेक्शन देखते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द टाउन ऑफ आयड, ये महाराणा उदय सिंह जी को ऑलरेडी पता था कि आयड का जो टाउन है, पर आयड भी कैपिटल चूज किया जा सकता था, महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा वो नहीं चूज किया गया क्योंकि यहाँ पे बार बार बाढ़ आ जाती थी। रावल अल्लट ने जब आयड बसाया उसके बाद में यहाँ पे 2 बार बाढ़ आई, इसी वजह से यह गिरवा रीजन को तो चूज किया गया पर आयड को चूज नहीं किया गया। उसके बाद में महाराणा उदय सिंह जी इन द वेक ऑफ 16th century emergence of artillery warfare decided during his exile at Kumbhalgarh not to move his capital to a more secure location। अब एक सवाल सबके मन में ये भी आता है कि जब कुंभलगढ़ ऑलरेडी महाराणा कुंभा बना गए थे और वो इतना अजय दुर्ग था, तो महाराणा उदय सिंह ने कुंभलगढ़ को क्यों चूज नहीं किया और उदयपुर में नई कैपिटल क्यों बसाई। तो कुंभलगढ़ बहुत सेफ लोकेशन था, पर फिर भी मारवाड़ की तरफ से इसे कैप्चर किया जा सकता था। जो पश्चिमी इलाके में इसकी वॉल थी उस पे अटैक करके कुंभलगढ़ को कैप्चर किया जा सकता था, जैसे कि प्रताप के समय अकबर ने किया। तो इस चीज के लिए महाराणा उदय सिंह जी पहले से डिसाइड कर चुके थे कि कुंभलगढ़ नो डाउट भले ही बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सिक्योर लोकेशन पे था, उदयपुर जितना सिक्योर नहीं था, इसलिए उन्होंने कुंभलगढ़ को छोड़कर उदयपुर में वहां रहते हुए उन्होंने डिसीजन लिया कि कुंभलगढ़ बहुत सेफ है, पर इतना भी नहीं कि फाइनली यहाँ पे कैपिटल बसाई जा सके। फिर उसके बाद में महाराणा ने जो with his farsightedness, he started to build the new capital of Mewar. He chose the Girva area of this valley with village Picholi and Lake Pichola on the western side, forming a natural barrier. मतलब
पिछोला जो झील है उसको उन्होंने एक नेचुरल बैरियर की तरह से यूज किया। और चीरवा के जो हाई, मतलब हम अगर देखेंगे तो हम एंट्रेंसेस की बात करते हैं, सिटी की एंट्रेंसेस है, तो एक सिटी की एंट्रेंस तो चीरवा की तरफ से है। चीरवे का घाटा जो आज बहुत बड़ा है और अब टनल भी बन गई है, उस समय सिर्फ एक छोटा सा स्पेस हुआ करता था, वहां पे एक पगडंडी हुआ करती थी जिससे सिर्फ एक घोड़ा एक समय पास हो सकता था, तो वहां से आर्मी का आना इम्पॉसिबल था। और सदर्न साइड जो है जहाँ पे हम देखें कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये वाला एरिया है, और वेस्टर्न साइड जो है जहाँ पे गोकुंदा है, वहां पे इतने ज्यादा फॉरेस्ट माउंटेन्स थे कि वहां से किसी भी आर्मी का एंटर होना इम्पॉसिबल था। बस अब सिर्फ एक ही जगह का रूट बचता था, वो है ईस्टर्न साइड। तो ऑन द ईस्टर्न साइड द रूट नॉर्मली टेकन बाय द इन्वेडर्स, he built a small fortress at Debari and a huge lake Uday Sagar to form a natural barrier for his new capital. अब उदय सागर इतना बड़ा बनाया गया था कि अगर उस समय जो उदय सागर था उसके सारे दरवाजे खोल देते तो जगदीश मंदिर तक पानी आने की संभावना थी। इसी वजह से वहां पे उदय सागर का निर्माण हुआ कि किसी कारण चित्तौड़गढ़ के थ्रू जब एनिमी उदयपुर की तरफ आए तो उदय सागर के दरवाजे खोल दिए जाए, ताकि उदयपुर का जो एरिया है वहां पे एक नेचुरल डिफेंस क्रिएट हो जाए। सब तरफ पहाड़ है, इस तरफ पानी आ जाए और उदयपुर सेफ हो जाए। नेक्स्ट, अब हम उदयपुर के बेनिफिट्स देखते हैं। नेचुरल डिफेंस फ्रॉम ऑल साइड्स, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से पहाड़, पानी, फॉरेस्ट, इन सब चीजों को यूज करके महाराणा उदय सिंह जी ने इसे इस तरह से क्रिएट किया कि आर्मी को खुद को इसको डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। छोटी सी आर्मी भी छोटी छोटी जगहों पे उदयपुर को, मेवाड़ को डिफेंड कर सकती थी बड़ी आर्मी के अगेंस्ट। उसके बाद में यहाँ पे जो आर्मी थी उसे ना तो ह्यूज आर्मी की जरूरत थी, ना ही उसे हैवी आर्टिलरी की जरूरत थी, क्योंकि इन पहाड़ों में ना तो तोपें आ सकती थी, ना हाथी आ सकते थे, और इस वजह से ना तो मेवाड़ की आर्मी की इनको जरूरत थी और ना ही दुश्मन की आर्मी इन सब चीजों को यहाँ पे यूज कर सकती थी। और उसके अलावा यहाँ पे पानी और लॉजिस्टिक्स का इतना ज्यादा अबेंडेंस था, क्योंकि ये बहुत ही इरिगेटेड एरिया है और उदय सागर को बनाकर नदियों को कनेक्ट करके महाराणा ने यहाँ पे पानी की इतनी ज्यादा अबेंडेंस क्रिएट कर दी थी कि फूड की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती थी कभी भी। इस वजह से जो प्रॉब्लम चित्तौड़गढ़ में हमेशा महाराणाओं ने फेस की कि अल्टीमेटली 6 महीने बाद, 8 महीने बाद सींच के पानी खत्म हो गया, या फिर खाना खत्म हो गया, या फिर लॉजिस्टिक्स खत्म हो गए, वो प्रॉब्लम यहाँ पे कभी नहीं आई। यहाँ पे हमेशा सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड रहा। यही प्लान करके महाराणा उदय सिंह जी ने इस जगह पे अपना कैपिटल एस्टेब्लिश किया। अब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। महाराणा उदय सिंह जी ने जो डिफेंस सिस्टम बनाया, तो द सिटी ऑफ उदयपुर इज प्रोटेक्टेड बाय डबल डिफेंस सिस्टम। द गिरवा वैली सराउंडेड बाय हिल्स form the natural defense. The city is further protected by 3 gates and fortified walls towards the east, north, and the south along the established trade routes. The outer entry gate and defense wall at the eastern flat area entry to the new city was constructed at the 15-kilometer end of Girva Valley at Debari. इसकी डेट भी है आषाढ़ तिथि तीज विक्रम संवत 1610। देवारी के दरवाजे की डेट है ये। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो उदयपुर की सिटी है उसको भी इस तरह से बनाया गया कि ये सारे जो गलियां हैं आपस में को-सेंट्रिक सर्कल फॉर्म करती हैं। मतलब सिटी पैलेस को अगर हम इसका सेंटर माने तो जो सिटी है उसके आसपास में 5 छोटी छोटी गलियां बनी हुई है, और जो लास्ट गली है वो हम देखते हैं कि सूरज पोल और दिल्ली गेट और इन सबको कनेक्ट करती है। बट अंदर की भी जो गलियां हैं ये सारी को सेंट्रिक सर्कल में बनी हुई है, और ये सब गलियां आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड है कि आप एक गली से निकलेंगे तो दूसरे गेट की गली की तरफ अपने आप चले जाएंगे। और यही एक प्रॉपर
डिफेंस सिस्टम के को यूज करके महाराणा उदय सिंह जी ने सिटी को बसाया। यहाँ पे इसको बसाने का भी यही कारण था कि अगर एक गेट की तरफ से एनिमी की एंट्री हो जाती है तो दूसरी तरफ से वहां से निकलना इतना आसान होगा कि एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से लोग आगे निकलकर कहाँ चले गए। अब हम दूसरी कैपिटल की बात करते हैं। जब उदयपुर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो महाराणा उदय सिंह जी चित्तौड़गढ़ और इधर ट्रैवल कर रहे थे और फिर उन्होंने उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर गोकुंदा में अपनी एक और टेम्पररी कैपिटल बनाई। टेम्पररी कैपिटल बनाना भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, महाराणा कुंभा ने भी ये चीज की थी कि कुंभलगढ़ को भी अपना कैपिटल बनाया था चित्तौड़गढ़ के साथ साथ। तो महाराणा उदय सिंह का जो डिफेंस सिस्टम है बहुत हद तक महाराणा कुंभा से इंस्पायर्ड लगता है। उन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर बहुत मेहनत की और उसके अलावा जो नेचुरल डिफेंसेस है उनको उन्होंने यूज करने की कोशिश की। उससे दो फायदे होते थे, एक तो उन्हें आर्मी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लीस्ट यूज करना होता था जिसकी वजह से वो कम लोगों के साथ कम रिसोर्सेज में भी मेवाड़ को डिफेंड कर पाए। दूसरा, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया कि जो समय है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल कोई भी टेरिटरी वापस कैप्चर की जा सकती है अगर मेवाड़ का राज परिवार और मेवाड़ के लोग बचे रहे। तो इसी वजह से उन्होंने दूसरे कैपिटल्स बनाए ताकि जो उनके रिसोर्सेज है और जो उनके लोग हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए ताकि बड़ा नुकसान कभी भी ना हो। जैसे कि 1535 में हुआ या 1303 में हुआ कि एक ही जगह पे सारी आर्मी इकट्ठी हुई, उन्होंने एक ही जगह पे अटैक किया, मेवाड़ के बहुत से लोग मारे गए, सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए और वापस से सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ा। बट महाराणा उदय सिंह जी ने अपने जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे उनसे ये सब चीजों को सीखा और उन्होंने ये समझा कि जितना भी हम जितना रिसोर्सेस को हम डिवाइड करेंगे और नेचुरल रिसोर्सेस को जितना यूज करेंगे उतना ही सेफ मेवाड़ आगे तक बना रहेगा। इसी स्ट्रेटेजी को आगे महाराणा प्रताप ने भी यूज किया और जो गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो महाराणा प्रताप ने आगे यूज की वो कहीं ना कहीं महाराणा उदय सिंह के इन डिसीजन से इंस्पायर्ड थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो गोकुंदा की जो कैपिटल उन्होंने बसाई, महाराणा उदय सिंह लास्ट तक गोकुंदा में ही रहे, उनकी डेथ भी वहीं पे हुई। और बड़ी सादड़ी और दिलवाड़ा की जो जागीर है वो महाराणा रायमल ने झाला अज्जा और झाला सज्जा को दी थी। और गोकुंदा से जब कैपिटल वापस शिफ्ट हो गई तो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने ये जागीर गोकुंदा की झाला कान सिंह जो झाला अज्जा के लीनिएज के थे उनको दे दी। पूर्वा अपने व्यूज शेयर करने के लिए। आप में से भी जो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं इस संबंध में आप अपना हमें चैट पे लिख सकते हैं या फिर अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जब तक कुछ क्वेश्चन आते हैं तब तक हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पूर्वा आपसे जानना चाहेंगे कि महाराणा उदय सिंह जी ने तो जो है राजधानी को नई राजधानी की स्थापना करी या अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, उससे पहले भी क्या मेवाड़ राजवंश में ऐसा हुआ है? हाँ, जैसे जो हमारी मेवाड़ की पहली राजधानी थी, सब जानते होंगे कि एकलिंगजी के पास में नागदा करके जो जगह है जहाँ पे सहस्त्रबाहु टेम्पल कॉम्प्लेक्स हमें मिलते हैं, वहां पे मेवाड़ की राजधानी थी। यहाँ तक कि बप्पा रावल ने जब चित्तौड़ पे विजय करी
उन्होंने नागदा को ही अपना कैपिटल बनाए रखा। चित्तौड़ उनके टेरिटरी का पार्ट था, पर उन्होंने चित्तौड़ को कभी भी अपना कैपिटल नहीं बनाया और नागदा को ही कैपिटल बनाए रखा। उसके बाद में रावल अल्लट ने 10th सेंचुरी में आयड़ में, जिसे आघाटपुर कहते हैं, उस पुरानी जितनी भी सिचुएशंस थी उस समय, क्योंकि आहड़ ट्रेड रूट में आता था, तो आहड़ को अपना कैपिटल शिफ्ट किया। और फिर उसके बाद में आहड़ पे अटैक हुआ राष्ट्रकूटों का, और उसमें आहड़ में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उस सिचुएशन में वापस नागदा कैपिटल शिफ्ट हुई। और 1229 में जब इल्तुतमिश का अटैक हुआ, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में कैपिटल शिफ्ट हुई, और चित्तौड़गढ़ में कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 300 साल के लिए ही रहा। उसके बाद फिर उदयपुर कैपिटल शिफ्ट हो गई। ओके, एक क्वेश्चन है, when lakes were constructed, what figure of population was kept in mind? लेक का जो हम अगर पिछोला का देखें, तो पिछोला तो मारना लाखा के समय ही कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। और उदय सिंह जी ने अपने कैपिटल में चित्तौड़गढ़ में काफी लोगों से ये करवाया था कि जो वहाँ की प्रजा थी, जो वहाँ के नेटिव लोग थे, उन्हें कहा था कि अब आप चित्तौड़ से चलिए और उदयपुर शिफ्ट हुई है। तो उन्होंने जितने भी यहाँ पे क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, जो लोग थे, उन्हें धीरे धीरे उदयपुर में बसाना शुरू किया। तो मेरे हिसाब से उन्हें ये अंदाजा तो था कि कम से कम 40 से 50 हजार लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगे। बेसिकली हम अगर फिगर पे नहीं भी जाएं तो भी हम लोग ये भी देख सकते हैं कि लेक्स तो सिक्योरिटी पर्पस से भी थी, तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि पॉपुलेशन का इतना अंदाजा होगा, क्योंकि कैपिटल सिटी थी, तो बेसिकली कि वो बड़ी ही रहेगी। हाँ, और उन्हें अंदाजा था कि अल्टीमेटली लोगों को यहाँ के बसना है। चित्तौड़ से चित्तौड़ को बचाना या चित्तौड़ को बनाए रखना उस समय की परिस्थिति में बहुत ही मुश्किल था। बेसिकली जो पूर्व शब्द यूज किया गया है वो शायद उस समय, अगर आप उस पर बता सके कि पूर्व तो शायद जो बड़ा नगर होता था उसी के लिए यूज किया जाता तो था। उदयपुर को इसलिए ही रखा गया नाम उसका, क्योंकि महाराणा उदय सिंह जी ने उसे इसी प्रकार से प्लान किया कि आने वाले समय में वो बहुत ही बड़ी सिटी होगी। और आगे आज हम देख ही सकते हैं कि कंटिन्यू वो ग्रो ही कर रही है। अगला क्वेश्चन है, डज धूलकोट इज मोर ओल्डर देन उदयपुर? यस, जो हमारा आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, उस आयड सिविलाइजेशन उसी के टाइम पीरियड की है। 4000 बीसी के 4000 इयर्स ओल्ड जो आयड सिविलाइजेशन है, कॉपर ब्रॉन्ज एज में आती है। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो हम देखें तो हिस्टोरिक जो एरा माना जाता है हमारा, या प्री हिस्टोरिक जो एरा माना जाता है, उस टाइम का है। और आयड का जो आयड म्यूजियम अगर आपने देखा हो तो वहां पे उस समय की एंटिक्विटीज, वहां पे उनकी एंटिक्विटीज है सारी की सारी। आप जाके वहां देख सकते हैं। वहां पे एक स्पेशल वहां की एक स्पेशल पॉटरी भी थी। और उसके अलावा अगर आपने बालाथल नाम सुना हो तो बालाथल भी इसी सिविलाइजेशन, जो धूलकोट सिविलाइजेशन है, उसी सिविलाइजेशन का एक पार्ट था। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अब तक मेवाड़ की कौन कौन सी कैपिटल बनी? ओके, तो मैं गिन लेती हूँ। सबसे पहले हम नागदा के बाद में आयड़ के बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में उदयपुर और गोकुंदा कैपिटल रही। उसके अलावा चावंड भी कैपिटल रही, जो कि महाराणा प्रताप के समय रही 17 सालों तक। कुंभलगढ़ भी रही कुंभा के समय। और बस यही कैपिटल्स रही हैं मेवाड़ की। उदयपुर तो है ही, ऑब्वियसली 1553 में ही बन गई थी। तो क्या आप इस पे थोड़ा सा बताएंगे कि बार बार कैपिटल शिफ्ट तो चलिए उसके अपने कारण थे, डिफेंस था,
लेकिन इस कैपिटल शिफ्टिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता था, नॉट ऑन रॉयल फैमिली, जो मेवाड़ की प्रजा थी। क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिले कि जब राजधानी परिवर्तित होती है तो उसमें प्रजा बहुत नुकसान भी झेलती है और परेशानी भी झेलती है। तो क्या मेवाड़ में इस तरीके का कोई उदाहरण देखने को मिलता है? जब आप परेशानी का दे रहे हैं तो मैं एग्जाम्पल दौलताबाद वाला मैं समझती हूँ कि आप कोट कर रहे होंगे देवगिरी से दौलताबाद, जो कि तुगलक ने किया था। बट मेवाड़ के केस में ऐसा नहीं था। महाराणा उदय सिंह जी ने इसे बहुत प्लान करके शिफ्ट किया। एक्चुअली जहाँ मेवाड़ में अर्लियर कैपिटल्स जब चेंज हुई तो डिस्ट्रक्शन के कारण या नेचुरल कैलेमिटी की, जैसे आयड़ में बाढ़ आ गई तो वापस नागदा आना पड़ा, या फिर हम कुंभलगढ़ में देखें तो कुंभलगढ़ में इतना फीजेबल नहीं था इसलिए वापस उन्हें शिफ्ट, पर कुंभलगढ़ में प्रजा इतना शिफ्ट नहीं हुई थी जब कुंभा ने शिफ्ट किया। सिर्फ और सिर्फ कुंभा और कुछ लोग ही वहां रहते थे। मेन जो प्रजा थी वो चित्तौड़गढ़ में ही रहती थी। पर 1553 में जब महाराणा उदय सिंह ने कैपिटल शिफ्ट करने का प्लान किया तो उनके पास में बहुत समय था। लाइक अकबर का जो अटैक होता है वो 1568 में होता है, तो आप सोचिए कि उन्होंने पूरे 15 साल लिए, उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन कराया, उसके बाद में कैपिटल को प्रॉपरली शिफ्ट कराने की कोशिश की। मतलब जब महल का कंस्ट्रक्शन हुआ, आसपास के जो छोटी छोटी हवेलियां हैं, छोटे छोटे घर धीरे धीरे बनते गए, क्योंकि राजा जहां जाएगा, राजा जहां कंस्ट्रक्शन कराएगा, तो उस समय रोजगार जो था वो राजा देता था। तो राजा अगर कहीं कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो उसके साथ में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए कामदार भी जाएंगे, वहां पे आर्किटेक्ट भी होंगे, वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए लकड़ी वाला भी होगा, वहां पे जो बना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो सारे होंगे, जो कि कोई ईंटें बनाता होगा, कोई कुछ बनाता होगा। तो धीरे धीरे ऑलरेडी उनके साथ में वो लोग शिफ्ट होने लग गए थे। तो बस अब उन्हें उनकी फैमिलीज को ही तो बुलाना था, वहां रहेंगे तो खाएंगे भी सही, कोई 2 दिन में तो कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। तो धीरे धीरे करके वहां पे सारी चीजें होने लगी। बेसिकली आप ये कहना चाह रही है कि जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट चलता है कि प्रजा से ही राजा बनता है और प्रजा का विश्वास ही जो है राजा का सबसे बड़ी ताकत होती है, तो शायद आपका कहना यही पड़ रहा है कि महाराणा उदय सिंह जी जो है वो जनता में काफी लोकप्रिय थे और उनको साथ लेकर ही उन्होंने जो है राजधानी परिवर्तन का जो है फैसला लिया। डेफिनेटली, बिकॉज ये कोई एब्रप्ट डिसीजन नहीं था कि आज महाराणा उठे, सुबह सोचा आज तो मुझे चित्तौड़ में अच्छा नहीं लग रहा, चलो कहीं और जाके कैपिटल बसाते हैं। ये कोई बहुत इजी चीज नहीं थी। हाँ, ये एक मतलब एक मिथ सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक मिथ जो महाराणा उदय सिंह जी के लिए क्रिएट की गई है कि वो तो है ना वहां से भागकर आ गए थे। एंड ये कोई रातों रात करने वाली चीज नहीं होती थी कि आप सुबह उठे, आपने सोचा अरे अकबर आने वाला है, चलो भाग चलते हैं, और आके 2 दिन में महल तो बना ही लिए होंगे। उन्होंने जब ये चीज सोची, वो एक्चुअली एकलिंग जी आए हुए थे, वो ऑलरेडी इस चीज को प्लान आउट कर रहे थे कि मुझे अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ेगा, चित्तौड़ इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे कंटिन्यू अटैक होने का प्रॉब्लम है। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि बाबर का अटैक होता है, महाराणा संग्राम सिंह से जब बाबर की लड़ाई होती है, उसके बाद में कंटिन्यूअस ये चीज देखी जाती है कि राजपूत किंगडम्स जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाने लग जाते हैं। तो अकबर ने को भी ये चीज समझ आ रही थी कि मेवाड़ एक इम्पोर्टेंट किंगडम है और राजपूत किंगडम्स में वो नंबर 1 पे माना जाता था महाराणा संग्राम सिंह के समय। तो अकबर को ये चीज पता थी कि मेवाड़ कैप्चर करेंगे तो ही बाकी राजपूताना मिलेगा, और उदय सिंह को ये पता था कि चित्तौड़ अगर चला गया तो मेवाड़ नहीं बचेगा, क्योंकि उस समय वो राजधानी थी। तो राजधानी को परिवर्तित करने का जो डिसीजन है, महाराणा उदय सिंह जी ने बहुत सोच समझ कर लिया, और जब इसे बनाया तो उसमें 5-6 साल लगे। तो इट टुक अ ह्यूज प्लानिंग, इट टुक ह्यूज टाइम टू डू इट। और इसी टाइम के दौरान जब यहाँ पे कारीगर आके बसे, जब यहाँ पे लोग आकर काम करने लगे, तो उनके साथ में बाकी की प्रजा बसने लगी, और जैसे जैसे ये डेवलप हुआ तो सिटी अपने आप बन गई। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड दे अनाउंस अ चेंज इन कैपिटल?
क्या इस तरीके का कोई फॉर्मल फरमान निकलता था या इस तरीके का कोई रेफरेंस आपको इतिहास में दिखाई देता है? फरमान तो निकलते थे, शिलालेख लगाए जाते थे, अनाउंसमेंट्स करी जाती थी, और उसके अलावा अगर हम देखें तो सिक्के भी निकाले जाते थे। जब जब भी नई कैपिटल बसाई जाती थी, नए सिक्के निकाले जाते थे ताकि लोगों को पता चले कि कैपिटल चेंज होने वाली है। तो क्या इस तरीके का कोई सिक्का महाराणा उदय सिंह जी का मिलता है? महाराणा उदय सिंह जी का सिक्का हमें नहीं मिलता है, क्योंकि महाराणा उदय सिंह जी के टाइम की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो थोड़ी टफ थी। उन्होंने बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखी, इसी वजह से उन्होंने ये इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए कि उन्होंने ये सोचा कि आज जो मेरी परिस्थिति है उसमें मेवाड़ के लोगों की सुरक्षा करना इम्पॉसिबल है। आज नहीं तो कल जो कि एक बेटर आर्टिलरी लेके बाहर के किंगडम्स के लोग आने वाले हैं, वो जब आएंगे तो उसके बाद में मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मेवाड़ को बचा नहीं पाऊंगा, पर शायद कुछ समय बाद जब सिचुएशन मेवाड़ की सुधर जाएगी हम ये टेरिटरी वापस ले सकेंगे। ये कॉइन्स की बात हो रही है तो एक अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज मेजर अर्निंग सोर्स ऑफ मेवाड़ स्टेट? सबसे मेन जो हमारा अर्निंग सोर्स था वो अगर हम देखें तो ट्रेड रूट्स के थ्रू हमारी अर्निंग हुआ करती थी, क्योंकि नागदा एक ट्रेड रूट में काउंट होता था, चित्तौड़ ट्रेड रूट में आता था, आयर ट्रेड रूट में आता था। उसके अलावा हम लोग जो टैक्स लेते थे महाराणा, उसके थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट होता था मेवाड़ में। क्या मेवाड़ की इकोनॉमी में ट्रेडर्स का कोई रोल था? हाँ, मेवाड़ की इकोनॉमी में ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा रोल था। हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे जो लेक्स में कंट्रीब्यूशन ट्रेडर्स ने किया, और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉइन्स स्टार्टेड इन मेवाड़? महाराणा कुंभा का हमें कॉइन मिलता है, और उसके अलावा बप्पा रावल का भी जो हमने एक गोल्ड कॉइन मिला है बप्पा रावल का, और उसके अलावा 10th सेंचुरी में नरवाहन के सिक्के मिले हैं, महाराणा कुंभा के सिक्के मिले हैं, महाराणा संग्राम सिंह के सिक्के मिले हैं। और ये तो आप महाराणा या मेवाड़ डायनेस्टी की बात कर रही है, लेकिन मेवाड़ का क्षेत्र तो उससे भी पुराना है, वो तो काफी जो है समृद्ध रहा है। तो क्या हमारे पास पुराने भी कोई सिक्के हैं? हाँ, नगरी में जो चित्तौड़ के पास जो नगरी है वहां पे सिबी के कॉइन्स मिले हैं, होर्डिंग है पूरी कॉइन्स की। तो मेवाड़ तो अगर हम देखा जाए देखते हैं तो बिफोर क्राइस्ट जो हम कहते हैं कि बिफोर कॉमन एरा भी मेवाड़ में काफी जगह पे एस्टेब्लिशमेंट था, आयड़ में था, नगरी में था, और इधर गिलून में राजसमंद के पास में था। तो मेवाड़ तो एरिया पहले से एस्टेब्लिश था जी। अगला क्वेश्चन है, वाज द कोस्ट ऑफ एस्टैब्लिश द कैपिटल एनी आइडिया इन 1559? चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा जो किताब है उसमें हमने पढ़ा कि 2-3 लाख रुपए का कुछ खर्चा आया था, महाराणा उदय सिंह ने उसको बियर किया और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था। और उसके अलावा यहाँ पे शुरू हुआ, जब काम शुरू हुआ तो जो पत्थर और सारी चीजें ली गई वो तो मेन कंस्ट्रक्शन में वो आसपास के एरिया से ही ली गई। यहाँ पे काफी अबेंडेंस है रॉक्स का, तो यहीं से इस चीज को लिया गया। बाकी 2-3 लाख रुपए का रेफरेंस मिलता है हमें चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा में। आप जो भी पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें चैट पे लिख सकते हैं या अपने हैंड रेस करके हमसे पूछ सकते हैं। ये एक सवाल पूछा गया है कि व्हाट वाज द एक्चुअल हाइट ऑफ महाराणा प्रताप। बेसिकली हम ये सवाल मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि ये शायद हम महाराणा प्रताप की सीरीज में
इंक्लूड कर लेंगे। हाँ, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इस पे जवाब देना चाहूंगी कि उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच नहीं थी, 6 फुट 7 इंच भी नहीं थी। जो हमें रेफरेंस मिलते हैं पुराने, उसके हिसाब से उनकी मीडियम हाइट थी, अराउंड 5'10", 5'11" होगी आज के समय में हम देखें। वो जो स्ट्रॉन्ग बिल्ट मैन, बट 6 फुट 7 फुट उनकी हाइट नहीं थी। 7 फुट का रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ महाराणा कुंभा का ही हमें मिलता है। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट महाराणा भूपाल सिंह जी? बेसिकली महाराणा भूपाल सिंह जी के बारे में तो महाराणा भूपाल सिंह जी के टाइम पे ही बात करें तो बेहतर रहेगा। अभी ये वक्त हमारा शायद उदय सिंह जी को डिवोटेड है, तो हम उदय सिंह जी को लेकर ही बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब हम कैपिटल शिफ्टिंग की बात करते हैं तो बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी चीज पे पड़ता है, अगर आज भी हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो सबसे बड़ा रीजन होता है आर्थिक कारण। तो जैसा कि आपने बताया कि महाराणा उदय सिंह जी की आर्थिक स्थिति जो है वो किसी भी तरीके के युद्ध को बेयर करने की नहीं थी, या फिर जो है मेवाड़ उस समय जो है दुर्बल था आर्थिक रूप से। तो कैपिटल एस्टैब्लिशमेंट उस समय में कितना बड़ा डिसीजन था उनके लिए इकोनॉमिक फैक्टर के तौर पर, अगर आप बता सकते। इकोनॉमिकली अगर हम देखा जाए तो देखें तो महाराणा उदय सिंह जी के लिए ये डिसीजन लेना कैपिटल शिफ्ट करने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। आई मीन चित्तौड़ में बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था टैक्सेशन की वजह से और ट्रेड की वजह से। उन्होंने जब इस चीज को उदयपुर शिफ्ट करने का प्लान किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सेटबैक लिया इकोनॉमिकली। उन्होंने अपने खजाने के बारे में ना सोचकर और डिफेंस के बारे में सोचा, और उसके बाद में उन्होंने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेड रूट्स को ठीक करवाया बहुत सारे, ताकि जो ट्रेड रूट से उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो रुके ना, और मेवाड़ में जो कैपिटल्स का कंस्ट्रक्शन है वो बना रहे हैं। इसके अलावा और क्या इकोनॉमिक हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे उपाय किए जिससे मेवाड़ की जनता को जो है रिलीफ मिले एक तरीके से? क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार बहुत समय से जो है मेवाड़ की प्रजा युद्धों में उलझी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब राज्य युद्ध में उलझता है तो उसका कहीं ना कहीं असर जनता पर आता ही है। तो क्या उन्होंने कोई ऐसे क्राफ्ट या किसी शिल्प या इस तरीके के कोई मार्केट को डेवलप करने की या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अपनाई? उन्होंने मार्केट को डेवलप करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने जो बेसिक आर्ट एंड क्राफ्ट था मेवाड़ में, उसके लिए उन्होंने बहुत पैट्रनेज प्रोवाइड की। उसके अलावा उन्होंने जो अपने नेबरिंग किंगडम्स थे उनके साथ बहुत फेमिलियर और बहुत ही अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इससे क्या हुआ कि एक तो जो ट्रेड रूट्स जा रहे थे उनपे उनको सेफ पैसेज मिला। उसके अलावा जो आसपास की छोटी छोटी लड़ाइयों से भी उन्होंने मेवाड़ को बचा लिया, और इस तरह से जो इकोनॉमिक स्ट्रेन हो रहा था, क्योंकि अगर आसपास के किंगडम्स में भी लड़ाई हो रही है तो छोटी मोटी लड़ाइयों में भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली मेवाड़ को नुकसान होता था। तो बड़ी लड़ाई में तो होना ही था, छोटी लड़ाइयों में भी होता था। इस वजह से उन्होंने सबसे पहला काम ही यही किया कि अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग किया, आसपास के किंगडम्स के साथ में एक फ्रेंड रिलेशनशिप बनाकर, कि जैसे सिरोही हो गया, मारवाड़ हो गया, इन सब के साथ उन्होंने इतने फैमिलियर, इतने अच्छे रिलेशन बनाए, मैरिटल रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश किए कि वहां पे आपको एक तो ट्रेड वाइज सेफ पैसेज मिलता रहा, और दूसरी तरफ छोटी छोटी लड़ाइयों से उन्होंने मेवाड़ को बचाया। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक इकोनॉमिकली भी अपने लिए एक सेफ एरिया क्रिएट किया, कि जहाँ पे उन्हें सारा का सारा फोकस जो है छोटे वॉर्स से, छोटी चीजों से हटाकर नए कैपिटल पे काम करने का मौका मिला। और जो दूसरे नेचुरल डिफेंसेस थे
क्योंकि चित्तौड़गढ़ का एरिया था, वहां पे पहाड़ पे ऊपर जाने में बहुत सारा रिसोर्स वेस्ट होता था। पर उदयपुर का जो एरिया था काफी ओपन एरिया था, पर पहाड़ों से गिरा हुआ था। दोनों ही फायदे उदयपुर में थे, पानी की भी अबेंडेंस थी, तो रिसोर्सेस वाइज उदयपुर का कंस्ट्रक्शन कराना बहुत ज्यादा इजी था उनके लिए। एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एरिया ऑफ मेवाड़ इन 1559? एरिया ऑफ मेवाड़, आई थिंक जो हम देखते हैं तो 1559 में ऑब्वियसली चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के पास था, और इधर गोकुंदा और आगे का जो एरिया है ये सारा था। संग्राम सिंह जी की डेथ के बाद हमने काफी टेरिटरीज में लूज कर दी थी, बिकॉज ऑफ की 10-15 साल बहुत स्ट्रगल का सिचुएशन रही। महाराणा रतन सिंह की डेथ हुई, महाराणा विक्रमादित्य की डेथ हुई, और उदय सिंह गद्दी पे बैठे, पर छोटी एज में बैठे। तो जब तक वो फुल क्लेमेंट वाली सिचुएशन में आए तो तब तक मेवाड़ का काफी एरिया लूज कर चुके थे, अजमेर भी लूज कर चुके थे तब तक। पर आसपास का हम ये कह सकते हैं कि जो महाराणा कुंभा और महाराणा संग्राम सिंह जी ने जो मेवाड़ को डेवलप किया था या मेवाड़ की टेरिटरी को एक्सपांड किया था, वो महाराणा उदय सिंह जी के समय में नहीं रही। महाराणा उदय सिंह जी ने वापस बहुत कुछ रिकैप्चर किया, जैसे अजमेर पे वापस उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, या फिर सिरोही को वापस अपने कंट्रोल में लिया। पर फिर भी काफी सारा एरिया जो है वो महाराणा उदय सिंह जी के और संग्राम सिंह जी के बीच में जो दो रूलर्स रहे उनके समय में लूज हो गया। एक और क्वेश्चन है, do we any detail about Pannadhai descendant in records? पन्नाधाय के डिसेंडेंट्स का हमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, ऐसा स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है, क्योंकि पन्नाधाय के बेटे की तो ऑब्वियसली डेथ हो गई थी बनवीर की वजह से। तो उसके बाद में ऐसा कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड उनका नहीं मिलता है। पन्नाधाय का खुद का महाराणा उदय सिंह जी के साथ में बहुत ज्यादा रहा। वो रणथंभौर में भी उनके साथ रही, उसके बाद में उन्होंने बाद के समय में भी मतलब उन्होंने ही पैलेस में जब बनवीर वाला सब चीजें हुई, वो सिचुएशन क्रिएट हुई, तो इस चीज का ध्यान रखा, क्योंकि उदय सिंह जी की मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, तो पन्नाधाय वाज हिज गार्डियन आफ्टर ऑल। तो उन्होंने बहुत इस चीज का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगला कोई क्वेश्चन आए उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेती हूँ कि क्या आप अभी की तारीख में कोई ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बता सकती है जो महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर में स्टार्ट की थी? जो क्राफ्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और जो कंस्ट्रक्शन उदयपुर में स्टार्ट हुआ था, वो महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जो कि आज भी चला जा रहा है। और उसके अलावा जो सिकलिकर कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, वो महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पे आई थी। और उसके अलावा जो गाची लोग हैं और कुम्हार लोग हैं, वो सब महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पे यहाँ पे आए थे, जो यहाँ ये बारियों की घाटी है और ये जो कसारों की ओल है, ये सारा जो सिटी डेवलपमेंट है, ये महाराणा उदय सिंह जी के समय ही शुरू हो गया था। और जो आज तक भी हम हमारी ओल्ड सिटी में देख सकते हैं, जो अपन यहाँ से नीचे जब उतरते हैं तो कसारों की ओल आती है, बारियों की घाटी आती है, ये सारा कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये एक्चुअली में जड़ियों की ओल, ये सब महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पे ही बस गए थे, और आज भी यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि उदयपुर के आर्ट एंड क्राफ्ट में महाराणा उदय सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ऑब्वियसली आई मीन जैसे वो महाराणा है, उन्होंने अगर कैपिटल शिफ्ट करने का सोचा है तो बिना प्रजा की राजधानी नहीं हो सकती, उन्हें लोगों को बसाना तो था ही, और अल्टीमेटली उन्होंने ये सोचकर ही ये कैपिटल बसाया था कि मुझे लोगों को बसाना है। अगर उन्हें कोई डिफेंस फोर्ट बनाना होता तो वो भी कुंभलगढ़ की तरह एक फोर्ट बना देते, वहां पे है ना खुद जाके रह लेते, पर उन्होंने फोर्ट नहीं बनाया ना, उन्होंने पूरी सिटी बनाई।
तो अगर सिटी बनाई है तो लोगों को बसाएंगे ही नहीं, तो सिटी कहाँ से आएगी? उन्होंने उदयगढ़ थोड़ी बनाया, उन्होंने तो उदयपुर बसाया। तो यही फर्क है कि एक कैपिटल बनाने में और एक फोर्ट को एस्टेब्लिश करने में। जैसे कुंभा है, महाराणा कुंभा ने 36 फोर्ट्स बनाए, बट उन्होंने कैपिटल शिफ्ट, कुंभलगढ़ को टेम्पररी कैपिटल भी बनाई, महाराणा उदय सिंह ने गोकुंदा को टेम्पररी कैपिटल भी बनाई, पर वहां पे सिटी नहीं बसाई। अब अगर हम देखें, इन्होंने महाराजा जय सिंह ने जयपुर बसाया, तो उन्होंने सिर्फ जयपुर में पैलेस नहीं बनाया, उन्होंने पूरी सिटी भी बसाई, ना कि आमेर की तरह एक फोर्ट के अंदर सारे जो लोग रहते थे उस तरह से उसको रहने दिया। तो इस हिसाब से हम महाराणा उदय सिंह जी को जो के व्यक्तित्व को जो है एक कुशल योजनाकार के रूप में भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली हिज प्लानिंग इज ऑफ द मार्क। उन्होंने नेचुरल डिफेंसेस को यूज किया, जहां पे नेचुरल डिफेंस नहीं था नेचुरल डिफेंस क्रिएट किया, उदय सागर बनाया, ऐसा लेक बनाया कि आज भी वहां पे इतना पानी इकट्ठा होता है कि 2 साल अगर बारिश ना हो तो उदयपुर में के लोग प्यासे नहीं मरे। तो ऑब्वियसली उदय सिंह जी की प्लानिंग उस समय के हिसाब से ही वाज, I personally feel कि he was the most visionary महाराणा आफ्टर महाराणा कुंभा। महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी लाइफ मेवाड़ के डिफेंस में, टेरिटोरियल एक्सपेंशन में दी, बट ही वाज अ वॉरियर। महाराणा प्रताप वाज अ वॉरियर, बट महाराणा उदय सिंह वाज अ प्लानर। ही वाज अ विजनरी, ही वाज अ प्लानर। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ नया बनाना है, ऐसा बसाना है जो कि 500 साल बाद भी परफेक्ट रहे, उसमें इतना सा भी कुछ करने की जरूरत ना पड़े। नहीं, वैसे स्मार्ट सिटी को लेकर हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। चलिए, अगर आपके और कोई सवाल है तो आप हमें चैट पे लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमने बात करी चित्तौड़ की या हमने बात करी उदयपुर की, गोगुंदा एक ऐसी जगह है कि जो ना तो वैसे हम अगर कहेंगे कि ट्रेड रूट में आती थी तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन गोगुंदा को चुनने की क्या वजह थी? एक्चुअली गोकुंदा को महाराणा उदय सिंह जी ने इसलिए चुना क्योंकि महाराणा लाखा के समय वहां पे कंस्ट्रक्शन हुआ था, थोड़े महल बनवाए गए थे, और एक विष्णु टेम्पल भी महाराणा लाखा ने वहां पे बनवाया था, वो भी एकदम पहाड़ों में गिरा हुआ है। और गोकुंदा में जो हमारे भील जाति के लोग थे वो बहुत रहते थे, और उससे महाराणा उदय सिंह जी का काफी एसोसिएशन रहा। उन्होंने महाराणा को कैपिटल एस्टेब्लिश करने में बहुत सपोर्ट दिया, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे गोकुंदा हो। और जब जो भील जाति के लोग थे उन्होंने महाराणा प्रताप को भी बहुत सपोर्ट किया। तो गोकुंदा में जब उदय सिंह जी जाके रहने लगे तो प्रताप भी वहीं थे, और उसके बाद में गोकुंदा में ही महाराणा उदय सिंह जी लास्ट तक रहे, क्योंकि उनके जीवन तक भी उदयपुर में कंस्ट्रक्शन चलता रहा, और 1572 में अल्टीमेटली महाराणा की गोकुंदा में ही डेथ हुई। और उसके बाद में हम उनकी छतरी भी है वो गोकुंदा में ही है, आप लोगों ने शायद देखी होगी। तो बेसिकली आपका एनालिसिस ये कहता है कि जो महाराणा प्रताप को भीलों का सहयोग प्राप्त हुआ या जो एसोसिएशन जो भीलों का था मेवाड़ राज्य से, उसकी नींव महाराणा उदय सिंह जी के टाइम पे रख दी गई। ऑब्वियसली देखिए, जैसे है ना, कभी भी किसी एक चीज का श्रेय आप एक राजा को नहीं दे सकते हो अगर उसने खुद ही वो किंगडम को फाउंड किया हो, उसने एस्टेब्लिश किया हो। जैसे प्रताप की अगर हम बात करें तो उनके ग्रोथ में या उनके पावर में उनके सारे एंसेस्टर्स का रोल रहा है। अगर कुंभा की फोर्ट्स ना होती तो प्रताप का डिफेंस कैसे होता? संग्राम सिंह जी ने अगर इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं किया होता तो उदय सिंह जी कैसे सरवाइव करते? उदय सिंह जी ने अगर कैपिटल्स नहीं बसाई होती, उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों को यूज नहीं किया होता तो प्रताप उसे कैसे यूज करते? तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल अ लॉन्ग चेन। महाराणा कुंभा ने महाराणा लाखा की चीजों को यूज किया, हर रूलर ने अपने एंसेस्टर्स की पावर को, अपने एंसेस्टर्स की दी हुई जो चीजें हैं उन्हीं को यूज कर करके वो आगे बढ़े, तभी तो ग्रोथ हुई। अगर हर किसी को 0 से ही शुरू करना पड़ेगा तो वो 10 तक ही पहुंचेगा, अगर कोई 10 से शुरू करेगा तो वो 20 तक पहुंचेगा।
तो ऑब्वियसली महाराणा प्रताप का जो रोल है, महाराणा प्रताप का जो ब्रेवरी है या महाराणा प्रताप का जो बलिदान है, जो कुछ भी उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं उसमें उनके फादर का उतना ही बड़ा रोल है, उनके ग्रैंडफादर का भी रोल है। तो उदय सिंह जी के जो डिसीजंस हैं, अगर उदयपुर में आके रह रहे हैं तो उदयपुर में भी तब कहीं ना कहीं भील लोग रहते थे, गोकुंदा में भी भील लोग रहते थे, तो उस जगह को एस्टेब्लिश करने में ऑब्वियसली लोकल लोगों का तो सपोर्ट रहा ही होगा, तभी तो महाराणा ने यहाँ की कैपिटल बसाई होगी। अदरवाइज कल महाराणा यहाँ आके को कहे कि मैं तो यहाँ पे आके अपनी कैपिटल बसा दूंगा और लोकल लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो कैसे बसाएंगे? चलिए, आपने एक चीज बताई कि महाराणा उदय सिंह जो है वो काफी प्लानर थे, काफी अच्छे प्लानर थे। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट को भी सपोर्ट किया, लेकिन सारे लोग तो आर्ट एंड क्राफ्ट में लगे हुए नहीं होते हैं, कृषि भी करते हैं, एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए होते हैं। तो क्या महाराणा उदय सिंह जी का इस तरफ कोई रोल था? महाराणा उदय सिंह जी ने जब ये डिसाइड किया कि उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में अपनी कैपिटल बसानी है, तो उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि आप हिल्स में जाके अपना एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश कीजिए। मतलब कि पर्वत वाले जो पर्वतों के बीच में छोटी वैलीज है या छोटी एरिया है, वहां पे करिए, ना कि बड़े बड़े खेतों में करिए, ताकि उस एरिया में जब कोई फॉरेन अटैक हो तो एक जगह पे अटैक हो कि सारा फूड डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। और वही सेम स्ट्रेटजी आगे प्रताप ने यूज की कि उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि आप पर्वतीय एरिया में कृषि करिए। और उसी की वजह से ये होता था कि जब फौजें आती थी, कहीं पे उन्हें खाना नहीं मिलता था, उन्हें कोई रसद नहीं मिलती थी और वो भूखे मरते थे, वापस चले जाते थे। तो ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं उदय सिंह जी से ही शुरू होती है, क्योंकि खाना तो एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आप अपने लोगों के साथ सरवाइव कैसे करोगे? बिल्कुल। तो जब आर्ट एंड क्राफ्ट मूव होगा, उससे तो पहले खाना मूव होगा। बिल्कुल। चलिए, महाराणा उदय सिंह जी की राजधानियों को लेकर ये हमारा एक लेक्चर था जो मिस पूर्वा ने किया। पूर्वा, थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई होप आप लोगों को भी इसके बारे में जो है काफी जानकारी मिली होगी। हमारे आगे के लेक्चर्स भी कुछ महाराणा उदय सिंह जी की इन्हीं जानकारियों को लेकर होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर 30 तारीख को है। आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। और आगे जो है लेक्चर्स से आप हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।